नमस्कार। आज देखेंगे आज जो पेपर हुआ है 025 867 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो यहां दिया हुआ है, मान ले कि एक श्रृंखला में a1 बराबर 1 है, a2 बराबर 1 है और an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। देखो यहां से एक चीज गौर करोगे, यहाँ n है, यहाँ n माइनस 1 है और यहाँ n माइनस 2 है। एक एक कम होता जा रहा है, मतलब n का मान लेना है 2 से बड़ा। तो मैं अगर a3 की बात करूं, a3 से a कम कर दो a2 और a2 से a कम कर दो a1। a3 इज इक्वल टू a2 प्लस 1। अगर मैं यहाँ a4 की बात करूं तो a कम करो a3 और उससे a कम करो a2। तो यहाँ अगर मैं a5 की बात करूं तो वो होगा a4 प्लस a3। लेकिन इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो कहां से निकालेंगे? तो वो a1 और a2 का मान दे रखा है, एक और एक। तो a1 a2 को जोड़ेंगे तो एक और एक कितना हो गया? 2। अब देखो यहाँ a2 की वैल्यू 1, a3 की वैल्यू निकाली 2, 2 और एक कितना हो जाएगा? 3। यहाँ a5 की बात करें, a4 की वैल्यू निकाली 3 और a3 की वैल्यू निकाली 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। और देखो a3 की वैल्यू 2 है, a4 की वैल्यू 3 है, a5 की वैल्यू 5 है। यहाँ पूछा है a5 बटे a4, a5 है 5, a4 है 3, 5 बटे 3। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन और आंसर आ गया बी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, दोनों सिरों से खुली हुई एक बेलनाकार नली धातु की बनी है। इस नली का आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर। देखो आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस की बात करें तो 11.2 का आधा कितनी हो जाएगी? 5.6 सेंटीमीटर मोलार। ठीक है, आगे बोला है इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर। लंबाई का मतलब हाइट 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। आगे बोला है धातु प्रत्येक स्तंभ में 0.4 सेंटीमीटर मोटी है। तो 0.4 सेंटीमीटर मोटी है, स्मॉल आर 5.6 सेंटीमीटर है, तो बाहर वाली त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगी 5.6 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। पूछा है धातु का आयतन। अब धातु है बेलनाकार, और बेलनाकार किसी का भी वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ बेस का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू हाइट। पाई का मान होता है 22/7, 22/7। अब यहाँ 5.6, 11.2 का आधा किया 5.6, तो प्रत्येक स्तंभ में 0.4 सेंटीमीटर मोटी है, बार बार त्रिज्या आ गई 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 5.6 का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 21। अब देखो यहाँ एक चीज गौर करोगे तो ये 3 से कट जाएगा, 22 या 66 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, 11.6 हो जाएगा, ए माइनस बी 0.4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ यूनिट डिजिट की बात करें, 6 का 36, 36 इंटू 4, लास्ट में कितना आ जाएगा? 4, और जो कि एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 306.24 सेंटीमीटर क्यूब। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ x की पावर a इज इक्वल टू 3, x की पावर b इज इक्वल टू 2, x की पावर c इज इक्वल टू 1/6। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा? देखो यहाँ बात करें x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c, तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c, इस साइड को मल्टीप्लाई किया है तो उस तरफ वाली साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1/6, 3 इंटू 2 इंटू 1/6। देखो 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल हो गया, इस तरफ तो आ गया 1। तो देखो यहाँ बेस सेम है, अक्स अक्स और अक्स, पावर क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अक्स की पावर a प्लस बी प्लस सी। देखो किसी की पावर 1 कब होती है? जब उसकी पावर कितनी हो? 0 हो। तो यहाँ बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो एक कंडीशन मैंने लिखवाई थी अलजेब्रा में। क्या लिखवाई थी? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यहाँ a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54।
क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ 3a माइनस 3/a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब प्लस 4। तो यहाँ a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान चाहिए। तो ये यहाँ एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था एलजेब्रा में, a माइनस 1/a बराबर n हो तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 3n। तो यहाँ से पहले मैं a माइनस 1/a का मान निकालू, तो यहाँ 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लो, 3 इंटू a माइनस 1/a। ठीक है, ये इस तरफ माइनस का है उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 5। तो यहाँ से मैंने a माइनस 1/a इज इक्वल टू 5/3, मतलब n की जगह कितना आ गया 5/3 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान निकालूं तो क्या होगा, n का क्यूब माइनस 3n प्लस 3n। 5/3 का क्यूब करूंगा तो 125, 3 का क्यूब करूंगा तो 27 प्लस 3n, 3 गुना 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखो 125 प्लस 27 इंटू 5 135 बट्टे में 27। देखो इनको सोल्व करेंगे तो 260/27 है, लेकिन ये तो सिर्फ आया a क्यूब माइनस 1/a क्यूब की वैल्यू। इसमें कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है। तो यहाँ ऐड करें 260/27 प्लस 4, तो 27 का फाड़े 4 बार बोलो 108, 260 में 108 जोड़ेंगे तो 368, तो बट्टे में क्या आ जाएगा 27, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी में 1/2 कोण ए, 1/3 कोण सी, 1/3 कोण बी का योग है 80 डिग्री। तो कोण बी प्लस कोण सी, देखो कोण बी प्लस कोण सी का मान चाहिए तो इस इक्वेशन से किसको हटाना पड़ेगा, कोण ए को हटाना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन होती है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो ए को उठाना है तो ए को इसके बराबर करने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जो यहाँ बनेगा 1/2 गुणा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोण ए बनेगा प्लस 2/3 कोण बी बनेगा, 2/3 कोण सी बनेगा, और 80 को डबल करूंगा कितना आएगा 160 डिग्री। यानी इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा। देखो ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन माइनस करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। कोण बी में से 2/3 कोण बी घटाएंगे तो 1/3 कोण बी आएगा। कोण सी में से 2/3 कोण सी घटाएंगे तो 1/3 कोण सी आएगा। और 180 में से 160 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो देखो बट्टे में जो 3 है तो ऊपर तो बचेगा कोण बी प्लस कोण सी, तो 3 है उस तरफ जाएगा, 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था और आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो यहाँ दिया वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -1 है कौन सा है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जब पढ़ाया था मैंने बताया था अगर मूल अल्फा और बीटा हो तो द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ अल्फा की जगह दिया है 3 और बीटा की जगह दिया है -1। दोनों को जोड़ेंगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, और 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ ए बी और सी एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है ए का समय बी और सी के साथ समय करने से समय से 3 गुना है। देखो ए और बी प्लस सी का कंपैरिजन करें, मैं एक तरफ समय का कंपैरिजन कर रहा हूँ, समय ए को अगर 3 लग रहा है तो बी और सी को 1 लग रहा है। यहाँ एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, 1 और 3। ठीक है, आगे दिया हुआ है बी का समय ए और सी के साथ काम करने समय से 4 गुना है। तो बी और ए और सी का, बी को समय अगर 4 लगता है तो ए और सी को समय कितना लगेगा 1। एफिशिएंसी की बात करें तो उल्टी हो जाएगी, बी एक काम करेगा तो ए और सी कितना करेंगे 4। देखो यहाँ ऊपर नीचे ऐड करते हैं, देखो यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, यानी इनका जो योग है वो बराबर होना चाहिए, 3 और 1 4, 4 और 1 5।
इनको बराबर करता हूं तो 4 गुणा 5 और 5 गुणा 4, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो आ गया 5 और नीचे आ गया 5 दिया 15। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर तो आ गया 4 और 4 चौका 16। अब देखो इनको ऐड करके देखो 15 और 5 20, 16 और 4 20, मतलब सही है। ए की एफिशिएंसी यहाँ से हो गई 5, बी की एफिशिएंसी यहाँ से आ गई 4, और टोटल देखो 16 और 4 20 है। ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4, तो सी के लिए कितना बच गया 11। अब देखो तीनों मिलकर एक दिन में 10 दिन में काम करते हैं, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 20। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाले तो 20 इंटू 10, 20 काम एक दिन में हो रहा है, 10 दिन में काम हो रहा है। और बट्टे में जिसका समय बचा उसकी एफिशिएंसी का भाग दे दो, बट्टे में 5, ये ए का माना जाएगा। 5 से गया 2 बार, 20 दूनी 40 दिन, 40 डेज। सिंपल सा क्वेश्चन, टाइम में रखा और आंसर आ गया बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। देखो प्रेजेंट आयु अगर मैं पी मान लेता हूँ तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, पी प्लस 3 होगी। जैसा क्वेश्चन बराबर करते जाओ, 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए। ये लो 3 से गुणा कर दिया। आगे बोला है गुणनफल में से 3 वर्ष पहले, देखो अभी पी है तो 3 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, पी माइनस 3। ठीक है, आगे बोला है मेरी आयु को तिगुण है। तिगुण का मतलब क्या हो गया, 3 गुना। तो घटाइए, फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु कितनी मानी थी, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि 3 वर्ष बाद की आयु का 3 गुना, 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुना का डिफरेंस है वर्तमान आयु पी। सोल्व करेंगे तो 3p प्लस 9 माइनस 3p माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू पी। तो 3p से 3p कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू 9 9 18 वर्ष। प्रेजेंट एज उसकी कितनी आ गई, 18 वर्ष। पूछा क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु, यही पूछा है, डी ऑप्शन 18 वर्ष। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, एक व्यापारी अपने व्यापार पर 20% छूट की अनुमति देता है और अपने माल के अंकित मूल्य पर 6 से ही 1/4% की नगद छूट भी देता है। देखो यहाँ डिस्काउंट की बात करें तो 20% 1/5, 6 से ही 1/4% की बात करें 1/16, यानी एमआरपी अगर किसी वस्तु पर 5 है तो वो बेचेगा कितने में, सेलिंग प्राइस 4 में। यहाँ एमआरपी अगर 16 है तो बेचेगा कितने में, 15 में। देखो 5 से काटूंगा ये 3 बार और 4 से काटूंगा ये 4 बार, यानी एमआरपी अगर 4 है तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितनी होगी, एमआरपी अगर 4 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 3। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे एमआरपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया कि मार्क प्राइस 4 है तो कितने में बेचेगा, 3 में बेचेगा। अब क्या बोला है, इस तरह उससे अपने लागत मूल्य पर 20% शुद्ध लाभ होता है। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 1/5, यानी अगर सीपी 5 हुआ तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। पूछा क्या है, उसे अपने माल को अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से कितना ज्यादा रखना चाहिए। तो यहां से अगर मैं अनुपात निकालूं, देखो इसको बराबर कर लिया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो यहाँ से एमआरपी तो आ गई 8, सेलिंग प्राइस आ गई 6 और सीपी आ गया 5। अब यहाँ एमआरपी और सीपी का कंपैरिजन करें, देखो 5 रुपए की वस्तु पर कितना अंकित किया है, 8, कितना ज्यादा 3, कितने पे 5 पे इंटू 100। देखो 5 से काटूंगा तो 20 बार और मैं 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जितना परसेंटेज ज्यादा अंकित किया है वो आ जाएगा 20 या 60%। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है नितिन के कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6%, वो 3 वर्षों के लिए 6% है तो टोटल ब्याज कितना देगा, 3 गुना 6%। लिखते जाओ साथ साथ, प्लस वही राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9%। 5 वर्षों के लिए 9%, 5 इंटू 9%, 1 साल का 9% है तो 5 साल का 5 इंटू 9%। आगे बोला है 8 वर्षों के बाद 13%, तदनुसार उसे 11 वर्ष बाद, देखो 11 वर्ष 3 वर्ष तो ये हो गया, 5 और 3 8, अब कितने वर्ष बचे, 3 वर्ष, और 8 वर्ष बाद जो रेट है वो है 13%। टोटल जो ब्याज दिया है उसने 18%, 9 पंजो 45%, और 39% इनको ऐड करता हूँ, देखो 45 18 63 63 और 39, 102% ब्याज दिया और ब्याज यहाँ दे रखा है 8,160 रुपए।
तो 8,160 है, वो 102% की वैल्यू है। और एमआर राशि हमेशा कितनी होती है? 100 होती है, प्रिंसिपल इंटू 100%। ये कितनी बार गया? 8 बार, 80, 8,000 रुपये आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर आ गया सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो याद दिया हुआ, यदि 1750 ग्राम प्रति व्यक्ति मात्रा के अनुपात में एक राशन की दुकान पर गेहूं का भंडार 42.6/7 सप्ताह के लिए है, तो यहाँ से मैं टोटल क्वांटिटी निकालूं। 1750 को अगर किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 25 से काटा 7 बार, 25 से काटा 4 बार, 7/4 kg। 7/4 kg और कितने सप्ताह तक चलता है? 42.6/7। 42 × 7 294, और 6 कितना हो गया? 300/7 हो गया। 300/7 सप्ताह। ठीक है, तो 7/4 इंटू 300/7, ये टोटल क्वांटिटी आ गई। अब पूछा गया है 7 से 7 कैंसिल हो गया, 300 में 4 का भाग दिया तो कितना टोटल कितना आ गया? 75 kg, 70 किलोग्राम। अब बोला है कि प्रति व्यक्ति राशन की सामग्री 2 किलोग्राम बढ़ा दी जाए, तो वो पहले 7/4 थी, अब 2 बढ़ा दिया, तो 7/4 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो 4 दूनी 8 और 7 15/4 किलोग्राम पर व्यक्ति कर दिया। तो 75 kg में 15/4 का भाग दो, 4 ऊपर चला जाएगा, 15 से घटा के 5 बार, 5 का 20 सप्ताह तक अब ये सामग्री चल सकती है। देखो यहाँ शुरू में देखो, एक व्यक्ति को 7/4 kg, वो कितने सप्ताह तक चल रही है? 300/7, तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई? 75 किलोग्राम। ठीक है, अब क्या हो रहा है? प्रति व्यक्ति 2 किलोग्राम बढ़ा दिया, तो पहले 7/4 किलोग्राम दे रहा था, इसमें 2 ऐड कर दिया, 15/4 kg। टोटल क्वांटिटी अपने पास 75 है, 75 में 15/4 का भाग दूंगा तो आंसर आ जाएगा 20 सप्ताह। ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है एक डिब्बे में दो द्रव्य पी तथा क्यू 7:5 के अनुपात में, जब इसमें से 9 लीटर मिश्रण बाहर निकालते हैं, क्योंकि मिश्रण बाहर निकालेंगे तो वो निकलेगा किस अनुपात में? निकलेगा 7:5। तो यहाँ से पी और क्यू की क्वांटिटी 7:5 है, उसको मैं 7 के और 5 के मान लेता हूँ। अब 9 लीटर बाहर निकाला है, तो 9 लीटर पी निकलेगा 7:5 में, क्यू निकलेगा 5। देखो 9 है, 7 और 5 12 की वैल्यू है, 3/4 लिख दो। अब यहाँ से पी जितना निकला है वो 3/4 इंटू 7 निकला है, 21/4 निकला है। और क्यू जितना निकला है 3/4 इंटू 5, 15/4 निकला है। यहाँ से निकाल दो, ये हो गया 21/4 और ये हो गया 15/4। अब बोला है डिब्बे को क्यू द्रव्य से भरते हैं, बाहर निकालते, देखो 9 लीटर बाहर निकाला और 9 लीटर वापस क्यू डाल दिया, +9 कर दो, तो अनुपात हो जाता है 7:9। 7:9। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 7 के माइनस 21/4, 5 के प्लस, इसको सोल्व करोगे देखो 9 चौका 36 में से 15 की 21/4 बराबर 7/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 963 के माइनस 21 189/4 बराबर 35 के बराबर 21 इंटू 7 147/4। देखो 63 के माइनस 35 के कितना हो गया? 28 के। ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना बनेगा? 336/4। ठीक है, 4 से काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा? 84। और 28 को 84 से काटेंगे कितने बार जाएगा? 3 बार। तो के इज इक्वल टू कितना जाता है? 3। तो शुरुआत में जो मात्रा थी पी की वो कितनी थी? 7 के, 7 इंटू 3 21 लीटर आंसर आ जाएगा। ये तो था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पूछा है प्रारंभ में डिब्बे में द्रव्य पी की मात्रा। देखो यहाँ 7, पी की मात्रा कितनी है? 7 है, तो 7 का मल्टीपल आंसर आएगा। 10 में 7 का भाग नहीं जाता, 20 में 7 का भाग नहीं जाता, 25 में 7 का भाग नहीं जाता, आंसर क्या आता? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ A/B बराबर C/D। देखो सी एंड डी रूल बताया था कि A/B = C/D। अगर अंश और हर को जोड़ते हैं तो उस तरफ भी जोड़ना पड़ेगा, C+D। और अंश और हर को घटाते हैं तो उस तरफ भी घटाना पड़ेगा, तो ये रेशियो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो बोलते हैं C एंड D रूल।
योगांतर अनुपात। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ दिया किसी चुनाव में जीतने के लिए एक उम्मीदवार को डाले गए मतदान का 3/4 आवश्यक है। यदि 2/3 मतों की गणना के पश्चात एक व्यक्ति को आवश्यक मतों का 5/6, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में 4, 3 और 6, इनके एलसीएम की बात करें तो कितना आता है 24। मगर अगर टोटल वोट डाले गए वोट मान लेता हूँ 24 है, ठीक है। अब बोला है जीतने के लिए कितना चाहिए 3/4, तो जीतने के लिए 24 का 3/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 24 का 3/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18। 24 इंटू 3/4, 4 से काटा कितनी बार गया 6 बार, 6 18। अब बोला है यदि 2/3 मतों की गणना, टोटल वोट 24 थे तो गणना कितनी कर ली 24 इंटू 2/3, 16 की गणना कर ली। तो जो बचे हुए वोट है वो कितने हैं 8 है। 16 की गणना करने के बाद एक व्यक्ति को आवश्यक मतों का 5/6, जो जीतने के लिए कितना चाहिए 18, 18 का 5/6 प्राप्त हो गया। 18 का 5/6 निकालूंगा कितना आ गया 6, 5 15 प्राप्त हो। 16 वोट गिने उसमें से उसको 15 प्राप्त हो गए। अब वोट बचे 8, तो इसमें से 16 गिने गए, बचे कितने 8। अब देखो 15 उसने प्राप्त कर लिए तो और कितने चाहिए 3 चाहिए। 15 उसने प्राप्त कर लिए तो और कितने चाहिए 3, कितने में से 8 में से 3/8 भाग चाहिए, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2। देखो यहाँ बताया था 3 7 11 13 का मल्टीपल के लिए देखो यहाँ क्या 1 से लेके 6 तक गिनती लिखी है तो वापस 6 से लेके 1 तक लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ 1 कब आएगा जब 1 का मान में कितना रखूंगा 5। ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना कि अगर 11 का स्क्वायर करोगे तो 1 2 1 होगा। अगर 111 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1 2 3 2 1 होगा। कि भाई 3 1 है तो 1 से 3 तक लिख दिया फिर वापस 1 लिख दिया। 4 बार 1 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 2 3 4 3 2 1 होगा। फिर जितने 1 है उतने तक गिनती लिखी वापस 1 पहुंच गए। अब मैं 5 6 बार लिखूं तो 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1 ये आना चाहिए। अब 6 यहाँ लिखा हुआ, 1 आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा 5। तो 5 कम करते ही उसमें 3 का भाग चला जाएगा, 7 का भाग चला जाएगा, 11 का भाग चला जाएगा और 13 का भाग। ये था क्वेश्चन नंबर 65 और आंसर आ गया डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो यहाँ दिया एक पेड़ 2 वर्ष पहले लगाया गया था, ये 20% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ता है। यदि इसकी वर्तमान ऊंचाई 680 सेंटीमीटर है तो लगाते समय पेड़ की ऊंचाई क्या थी। देखो यहाँ बिफोर और प्रेजेंट की बात कर रहा है, 20% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है तो 20% को मैं लिखता हूँ 1/5। पहले अगर 5 हाइट थी अब कितनी होगी 6, और ये कितने साल तक हो रही है 2 साल तक, स्क्वायर कर दो। पहले 5 का स्क्वायर 25 था, अब कितना हुआ 6 का स्क्वायर 36। अब 36 की वैल्यू दे रही है प्रेजेंट वाली 680। 680 किसकी वैल्यू है 36 की वैल्यू है, निकालनी किसकी वैल्यू है 25 की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से मैं 4 से काटू 170 और 4 से काटू 9 बार, ठीक है। अब यहाँ 25 इंटू 17 करूँ तो 425, 4250 और बट्टे में 9, 42 में 9 का भाग दिया 4 बार, 65 में 9 का भाग दिया 7 बार, तो एक ही ऑप्शन में दिया 4 7 2 सेंटीमीटर लगभग। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ एक आदमी पी से क्यू 21 किलोमीटर की दूरी साइकिल द्वारा 1 घंटे 40 मिनट में तय करता है। पी से लेकर 13 किलोमीटर की दूरी तक सड़क समतल है, उसके बाद क्यू तक ऊपर की तरफ उठी हुई है। समतल भाग पर आदमी की औसत चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। यानी समतल भाग पर जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी किलोमीटर की है 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर जाने में 15 की स्पीड से कितना समय लगेगा 13/15 घंटे, ठीक है। अब इसका मिनट में चेंज करो 13/15 इंटू 60, कितनी बार गया 4 बार। यानी समतल भाग पर जो दूरी तय की है उसमें समय लगा 52 मिनट, और टोटल समय उसको कितना लग रहा है 1 घंटे 40 मिनट। तो 1 घंटे 40 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 मिनट लिख सकता हूँ। अब 100 मिनट में से समतल भाग पर चला है वो 52 मिनट, तो बचा हुआ समय कितना है 48 मिनट। 48 मिनट में वो कितना चलना है उसको, देखो 48 मिनट में 13 किलोमीटर चल लिया समतल भाग पे, टोटल 21 चलना है, कितना दूरी बची 8 किलोमीटर बची। 8 किलोमीटर दूरी है, 48 मिनट समय, 48 को घंटे में चलेंगे बट्टे 60, ये स्पीड आ जाएगी दूरी बटे समय। तो ये 60 ऊपर जाएगा तो 60 इंटू 8 बटे 48। देखो 8 से 48 से 48 कैंसिल हो गया, ऊपर एक जीरो बचा मतलब क्या हो गया 10 किलोमीटर पर आवर।
सिंपल सा क्वेश्चन, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, यदि समीपवर्ती आकृति में दिखाए गए घन के विकर्ण डीएफ, एजी और सी की लंबाई त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, त्रिभुज का चक्कर लगाने वाले वर्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो घन, घन का विकर्ण होता है डायगोनल या विकर्ण, एक ही बात है, वो होता है √3 गुणा साइड, √3 गुणा साइड। तो वो किसके बराबर है? त्रिभुज की भुजा के बराबर है, ए बराबर √3 गुणा साइड। ठीक है, अब बोला है कि त्रिभुज का चक्कर यानी बाहर वाले त्रिभुज के पूछे, तो संभव त्रिभुज में बाहर वाले त्रिभुज वो वर्त की त्रिज्या निकालनी है, तो होता है भुजा अपॉन √3, भुजा अपॉन √3। ए का मान कितना है? √3 इंटू साइड और बट्टे में √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो वो बाहर वाली जो त्रिज्या आई है वो किसके बराबर है? ये साइड के बराबर, तो घन की भुजा के बराबर है, ए ऑप्शन। दोबारा देख लो एक बार, घन का विकर्ण निकाले तो वो होता है √3 गुणा साइड, वो किसके बराबर है? संभव त्रिभुज की भुजा के बराबर है। और यहाँ संभव त्रिभुज के बाहर वाले वर्त की त्रिज्या निकाले तो होती है साइड अपॉन √3, तो यहाँ साइड दी है √3 गुणा साइड, √3 गुणा साइड बट्टे में √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, वो आ गई साइड, और साइड किसकी मानी थी? घन की। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो यहाँ दिया ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, बनाते जाओ साथ साथ। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, ये दे रखी है एडी 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और ए बी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आगे बोला है उसमें कोण ए का द्विभाजक, कोण ए का द्विभाजक, द्विभाजक का मतलब क्या हुआ? ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल भी क्या होगा? थीटा, दोनों कोण बराबर होंगे। ई पर मिलता है, और बीसी को आगे बढ़ाने पर ये सीधी लाइन ही है ना, ये सीधी लाइन है, देख लो एक बार सही कर देता हूँ, इसको आगे बढ़ा देता हूँ। बीसी को कितने में मिलता है? किसमें मिलता है? एफ में मिलता है। अब देखो यहाँ एडी और बीएफ की बात करें, वो क्या है? समांतर है, समांतर है, तो देखो यहाँ ये जेड की आकृति बन रही है, ये वाली जेड की आकृति बन रही है, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। अब देखो यहाँ बड़े वाले त्रिभुज की बात करें, उसमें दो एंगल बराबर है, ये थीटा और ये भी थीटा, ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ये एफ बी। अब यहां दे कितना रखा है? 10 सेंटीमीटर। अब एफ बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, वो किसके बराबर है? एफ बी। यहां बीसी को ऐड कर दूं और किसको ऐड कर दूं? सी एफ की। अब बीसी की वैल्यू देखो एडी की, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, एडी 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ये 10 है और ये 6 है, तो सी एफ कितना बच जाएगा? 4 सेंटीमीटर। सी एफ बराबर आ गया 10 - 6, 4 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है यदि बिंदु -1 3 4 -2 ए बी सरेख हो तो ए और बी का मान। देखो सरेख होने का मतलब क्या होता है? जो भी ट्राइंगल है उसका एरिया क्या हो? 0। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने ट्राइंगल का एरिया बताया क्या था कि 3 शीर्ष दे रखे हो, उनका अगर निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 y3 दिए हो, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि त्रिभुज का एरिया होगा 1/2 गुणा, यहाँ मोड ऑफ लगाया होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये मान होगा। तो यहाँ x1 y1 ये देखो दिया हुआ है -1 3 4 -2 ए और बी, यहाँ ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ठीक है, और ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है, ये वैल्यू रखो बस। और त्रिभुज का एरिया क्या होगा? सर का तो 0 होगा, और 0 होगा तो 1/2 भी खत्म हो जाएगा, ये 0 बराबर x1, x1 कितना है? -1, y2 - y3 -2 - b, -2 - b लिखते जाओ,
प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है b, माइनस y1 कितना है 3, प्लस x3 की बात करें तो वो कितना है a है, ठीक है, y1 3, y2 कितना है -2, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगी, सारे प्लस हो जाएंगे, ये तो बचा b+2, इसको अंदर इंटू करूंगा तो 4b -12, इसको अंदर इंटू करूंगा तो 3a, या फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 और 2 5, सीधा 5 से इंटू कर दो 5a, तो यहाँ b भी कितना हो गया 5 हो गया, 4 और 1 5, 5b प्लस 5a, और 12 में से 2 गए -10, उस तरफ जाएगा तो 10, ये 5 से काट देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो a और b का योग कितना आ गया। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और कैलकुलेशन करनी थी, और आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, नीचे दिए गए आंकड़ों के समूह के लिए परिकलित करें, कौन से मान निकालने हैं। यहाँ पहला पूछा है अंतर चतुर्थक प्रास, चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक पूछा है। देखो इसके लिए एक चीज बताई थी मैंने, Q3 माइनस Q1 होगा, ये क्या होगा Q3 माइनस Q1 बटे 2 होगा। अब ये Q1 Q2 क्या तो होते हैं ये बताऊंगा अभी, तो ये होता है Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1, ये फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। अब ये Q3 Q1 होते क्या है, तो Q2 यहाँ होता है माध्यिका, Q2 होता है यहाँ माध्यिका, Q1 होता है माध्यिका के पहले जो मान दिए हुए हैं, पहले के जो मान है अभी बता दूंगा, समझ में आ जाएगा, पहले जो मान दिए हैं उनका मध्यमान। अगर मैं Q3 की बात करूं तो माध्यिका के बाद का जो आंकड़े दिए हुए हैं, अभी मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा आपको चीज समझ में आ जाएगी, माध्यिका के बाद के मान का मध्यमान। अब देखो Q2 माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आंकड़े दिए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लिखो। सबसे छोटा आंकड़ा है 11, उसके बाद में 18, उसके बाद में 22, 11 18 22 हो गया, 22 के बाद में 40 और 41 और 70, इतने आंकड़े और बचे, जब 62 बीच में रह गए, 62 और 70। ये देखो 1 2 3, 1 2 3 बीच वाला है वो क्या होगा माध्यिका, यहां से Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 40, क्योंकि देखो 7 है, ओड नंबर बीच वाली संख्या क्या होती है माध्यिका, और माध्यिका क्या होती है Q2। Q1 की बात करें, माध्यिका के पहले वाले मान, माध्यिका के पहले वाले मान कितने हैं 11 18 और 22, इसका बीच वाला जो मान है, बीच वाला जो मान है वो क्या है Q1 है, तो 18 क्या है Q1 है। Q3 की बात करें, माध्यिका के बाद वाले जो 3 मान है उसमें जो बीच वाला है 62, वो क्या है Q3। बस इतना जाना करना था, Q1 Q2 Q3 की वैल्यू आ गई, तो पहले क्वेश्चन का आंसर थे Q3 माइनस Q1, यानी 18 62 माइनस 18 कितना आ जाएगा 44, ये पहला का आंसर आ गया। दूसरे की बात करें तो 44 का आधा 22, और विचलन गुणांक की बात करें तो यहाँ क्या आएगा Q3 माइनस Q1 कितना आया 44, और बट्टे में क्या आएगा Q3 प्लस Q1, 62 और 18 को ऐड कर दो 80, ठीक है। अब यहाँ से 4 से काटा 11 बार, 11/20, 11/20 का मतलब क्या होता है 0.55, तो 44 22 और 0.55, ये ऑप्शन थोड़ा नया क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 71, तो आंसर आ गया ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 की बात करें तो यहाँ दिया 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, एक के स्पेड स्पेड होता है हुक्म, और एक के हर्ट यानी लालपान होने की प्रायिकता क्या है। देखो टोटल संभावना की बात करूं तो होती है 52C2, और जो स्पेड होगा वो 13 पत्तों में से एक होगा 13C1, इंटू जो हर्ट होगा वो 13 पत्तों में से एक होगा, ये जो संभावना है वो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब देखो एनसीआर को सोल्व करने का मैंने तरीका बताया था, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। देखो इस फॉर्मूले में मान रखते हुए इसको ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो ये 13 आएगा, और ये भी कितना आएगा 13। 52C2 को अगर सोल्व करें, देखो फैक्टोरियल 52 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 50। अब देखो ऊपर तो आ गया 169, नीचे आएगा, इसको मैं सोल्व करूं तो 52 इंटू 51,
इंटू फैक्टोरियल 50। देखो फैक्टोरियल 50 से फैक्टोरियल 50 कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब मान कितना होता है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 26 पर। अब देखो 13 से काटेंगे तो ऊपर 13 आ जाएगा, तो 26 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 13 और 51 का डबल करें तो 102। 13/102 लिखा हुआ है क्या, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। वर्ष 2012 में कॉलेज ए और बी में नामांकित कुल छात्र, 2012 में ए और बी 370 प्लस 250 620, यानी जो शुरुआत में आएगा वो 620 62 आएगा, दो में तो 620 आ गया। दूसरे को जोड़े, वर्ष 2013 में डी और ई, 13 की बात करें, 13 में डी और ई 420 और 430 कितना हो गया, 850। तो दोनों का अनुपात निकालना है, 62:25। बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 74। क्वेश्चन नंबर 74। वर्ष 2013 में कॉलेज ए में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कॉलेज बी सी और डी वर्ष 2013 में पढ़ने वाले छात्रों के कितना प्रतिशत। 2013 में ई देखो कितना है, 480 है, ठीक है। और 2013 में बी सी डी जोड़ो, 34 और 29 630 480 1110, सही है। 82 और 29 111, सही है। 1110 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 3 से काटूंगा 16 बार, 3 से काटूंगा 37 बार, 1600/37। भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 बार 4 बार गया, ठीक है। तो गड़बड़ कर दी कुछ। 2013 में कॉलेज ई में पढ़ने वाले छात्र, ई में पढ़ने वाले छात्र कितने, 480, ठीक है। तो चाहे बी सी और डी, बी सी और डी को जोड़े 34 और 29 कितना हो गया। अच्छा 13 की बात करनी है, अपन कर रहे हैं 14 की बात, ये 14 है, गड़बड़ कर रहे हैं। 13 में बात करें तो ये ई में दे रखा है 430, ठीक है। बी सी और डी की बात करें, इनको ऐड करेंगे तो 37 और 31 68 और 42 कितना हो जाएगा, 68 और 42 हो जाता है 110। तो 1 0 लगा दो, 1100 इंटू 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 430 में अगर मैं 11 का भागे दूं कितनी बार गया, 3 बार। 100 में अगर मैं भागे दूं कितनी बार गया, 9 बार। अब 1/11 की बात करें तो वो होता है 9.09, 39.09 के लगभग आता है। 39.1% लिख सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने गलती की है वो पहले कर दी थी, 2014 से निकाल दिया था। निकालना किससे था, 2013 से। आंसर आएगा ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। देखते हैं आज का पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्योंकि यहाँ दिया हुआ है बाइनरी नंबर दिया हुआ है, उसको चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, 8 4 2 1, या फिर 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। ये पूरा टॉपिक आपको मैं क्लास में पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना 1 2 4 8 याद रखना है। क्योंकि इस तरफ से 4 4 के पैर बढ़ाने, ये 4 बना लिया, यहाँ 4 का पैर बना लिया, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 0 लगा लो, ठीक है। 4 का पैर ये बन गया। अब यहाँ लिखते जाओ 8 4 2 1, मैं यहाँ लिख दिया 8 4 2 1, और मैं यहाँ लिख दिया 8 4 2 1। सिर्फ ये याद रखना है 8 4 2 1। अब देखो यहाँ जिसके सिद्ध में, एक के सिद्ध में है, उन संख्या को जोड़ दो, 4 और 1 5, 4 और 1 5। यहाँ एक के सिद्ध में है 8 है, 2 है और 1 है, तो कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ देखो एक के सिद्ध में सिर्फ 2 है, तो 2 11 और 5। अब देखो यहाँ हेक्साडेसिमल की बात करें तो 0 से 9 तक तो सिर्फ डिजिट लिखते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ देखो 9 तक तो क्या करते हैं, सिर्फ डिजिट लिखते हैं। जब डबल डिजिट की बात आती है तो इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं बी, इसको लिखते हैं सी, इसको लिखते हैं डी, इसको लिखते हैं ई, तो इसको लिखते हैं एफ। अब देखो यहाँ 11 लिखा हुआ है तो 11 को क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा, 2B5। आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। दोबारा समझो एक बार, देखो बाइनरी नंबर, इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, 1 2 4 8। इस तरफ से 4 4 के पैर बढ़ाने, बना लिया। अब 10 ही थे तो पहले मैं 0 लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ इनके नीचे 8 4 2 1 लिखते जाओ, 8 4 2 1। अब जो एक के सिद्ध में उनको ऐड कर दो, एक के सिद्ध में 1 है, एक के सिद्ध में 4 है, 4 और 1 5 लिख दिया। अब यहाँ एक के सिद्ध में देखो 4 का पैर पहला था,
दूसरा 4 के पेयर में 3 एक है ये वाले, तो 8 और 2 10, 10 और 1 11। यहाँ देखो क्या किया, एक की चीज में था 2, तो 11 को क्या लिखते हैं बी, तो 2b5 और एक डेसिमल को लिखते हैं बेस में 16। ये चीज है और आंसर आ गया ए ऑप्शन। ये था 025 867 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।